नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्यूष। एनडीए में 243 के 243 की सीटों का लगभग बंटवारा हो चुका है। इसमें महागठबंधन में क्या चल रहा है? मुकेश सहनी बोल रहे थे 40 सीटें चाहिए। अब तो एनडीए ने लिस्ट जारी कर दी है। कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, तब कहाँ जाएंगे मुकेश सहनी? मुकेश सहनी 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, ये बात सच है। और कहा जा रहा था कि अगर 40 सीटें नहीं मिली, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं बताया गया तो कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन अब तो एनडीए के सीट बंटवारे की सूची सामने आ चुकी है, तो अब तो कोई स्कोप है नहीं। चिराग पासवान हमेशा की तरह बड़े बाजीगर निकले और 29 सीटें ले ली, तो ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। जीतन राम मांझी जो कह रहे थे कि 15 सीट नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे, 6 सीट पर ही मान गए। पिछली बार उनको 7 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट घट गई। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है, संतोषजनक है। और उपेंद्र कुशवाहा तो कभी बोल भी नहीं रहे थे कुछ एनडीए के खिलाफ, लेकिन जीतन राम मांझी तो खूब दहाड़ रहे थे और तेवर दिखा रहे थे। तो केवल चिराग पासवान के तल्ख तेवर काम आए और उनकी मांगे बीजेपी को माननी पड़ी, क्योंकि चिराग पासवान सबसे ताकतवर नेता है आज की तारीख में और उनका वोट बैंक बहुत सॉलिड है। तो उसका फायदा मिला और समझौता हो गया। तो अब तो एनडीए में अब मुकेश सहनी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो अब 40 सीटों की बात तो दूर, अब देखना यह है कि कितनी सीटें मिल पाती हैं। तो खबर ये आई है कि तेजस्वी यादव तो दिल्ली पहुंच ही चुके हैं पहले। अब मुकेश सहनी, कृष्णा अलवारू, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और आज रात में ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल तक महागठबंधन में भी सीटों के शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब महागठबंधन के पास भी कोई चारा नहीं है। अब तो एनडीए ने अपना सीट ऐलान कर दिया, सीट शेयरिंग का। तो अब देर करना भी बड़ा मुश्किल है। चौथा दिन हो जाएगा कल पहले फेज के नामांकन का। 4 दिन गुजर गए और अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ, तो ये चिंता बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव पर कांग्रेस पार्टी ने भरपूर दबाव बनाया है और कांग्रेस पार्टी इस बार भले 2 4 5 कम सीटों पर लड़े, लेकिन जीतने वाली सीटों पर लड़ेगी। ऐसी सीटों पर लड़ेगी जहां जीत की संभावना ज़्यादा हो। मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार अच्छा हो सकता है पहले की अपेक्षा। लेकिन मुकेश सहनी को अब मुझे लगता है कि 15 से 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव 130 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी के हिस्से में 20 सीट जाती है तो आप सोच लीजिए 150 सीट तो यही हो गया। और कांग्रेस भी 65 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी। आईपी गुप्ता के लिए 7 8 सीटों की बात चल रही है। 12 सीट मांग रहे हैं, 8 सीटें उनको मिल ही जाएंगी। वाम दलों की कुछ सीटें बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं। कुछ सीटें बढ़ेंगी सीपीआईएमएल की, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसका सबसे ज़्यादा था। तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में भी अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद तो अब कोई स्कोप ही नहीं बचता है मुकेश सहनी के लिए। तो मुकेश सहनी दिल्ली पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव पहले से हैं, तो उम्मीद है कि कल दिल्ली में ही राहुल गांधी की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए और 13 तारीख को मानकर चलिए कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, बीजेपी के भी और महागठबंधन के भी। चिराग 29 सीटों को लेने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे? चुनाव में अकेले लड़े थे चिराग पासवान, इसलिए सीट नहीं जीत पाए थे। एनडीए के साथ हैं, 29 सीटें मिली हैं, तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और लोकसभा में तो उन्होंने दिखा दिया है, 5 सीटों पर लड़े, पांचों सीट जीत गए। अब 29 सीट पर लड़ रहे हैं। अगर 25 सीट भी जीत गए या 20 से ऊपर ज़्यादा सीट जीत गए तो किंग मेकर हो जाएंगे। उनके बिना सरकार बनेगी ही नहीं। तो मान कर चलिए कि अगले इस चुनाव में चिराग पासवान अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जैसा कि पहले भी वो कह रहे थे कि बिहार में बड़ी जिम्मेवारी संभालना चाहते हैं। मतलब उनकी पार्टी के लोग तो उनको पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। तो अब इतनी सीटें मिल गई हैं तो 20 से ऊपर ज़्यादा सीटें वो जीत सकते हैं अगर सही उम्मीदवार देंगे तो। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान इस बार कोई जोखिम नहीं लेंगे, चुन चुन करके उम्मीदवार देंगे और 20 से ज़्यादा सीटें जीतते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। बिहार सरकार में भी उनका बहुत श्रेय होगा और केंद्र में तो मंत्री हैं ही, उनके हो सकता है कि बढ़िया बड़ा विभाग भी मिल जाए चुनाव बाद। तो चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे थे, 35 से कम आने को तैयार ही नहीं थे, 29 पर माने हैं। तो मतलब अभी केंद्र में बड़ा मंत्रालय मिलने की भी उम्मीद है।
लेकिन चुनाव बाद ये सब होगा। तो चिराग पासवान बड़े खिलाड़ी निकले। जीतन राम मांझी को समझौता करना पड़ा क्योंकि वो भी केंद्र में मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, पूरा परिवार चुनाव लड़ता है और उनके लिए कहाँ महागठबंधन में इतना स्कोप है। वहाँ तो मंत्री खुद नहीं बन सकते और सरकार बनने की भी कोई गारंटी नहीं है। जितने सर्वे आ रहे हैं एनडीए के पक्ष में है, तो एनडीए की सरकार बन रही है तो जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर सीट के लिए जाएंगे महागठबंधन के साथ। मैं पहले भी कह चुका था कि सीट जितना भी देगा एनडीए, बीजेपी जितना भी सीट देगी उसी पर जीतन राम मांझी मानेंगे। हाँ, चिराग पासवान को लेकर संशय था क्योंकि वो बहुत तल्ख तेवर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि वही इकलौते नेता हैं बिहार के जो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और बुरिया बिस्तर बांध कर रखते हैं कि जब चाहें निकल जाएंगे। तो उनकी धमकी तो काम आई, बीजेपी को झुकना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी चाचा तो थे बीजेपी के साथ, केंद्र में मंत्री थे, लेकिन चिराग पासवान ने उनको ऐसा आउट किया कि कहीं के नहीं रहे और 5 लोकसभा की सीटें उनको मिल गई। पशुपति पारस को जगह नहीं मिली एनडीए में। तो चिराग पासवान जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो उम्र कम है लेकिन लगता है कि राजनीति के महारथी हो गए, एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, और हार्ड बार्गेनर साबित हुए हैं। तो एनडीए की जीत भी चिराग पर ही निर्भर करती है, जान लीजिए, क्योंकि 2-4% के मार्जिन से ही जीत हार होनी है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी बाइपोलर चुनाव दिख रहा है, मतलब आमने सामने की टक्कर दिख रही है। जन सुराज कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो आमने सामने की लड़ाई में अगर चिराग पासवान जिसके साथ रहेंगे उसका पलड़ा भारी होगा। हाँ, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहते हैं तो महागठबंधन को भी फायदा मिलेगा, लेकिन चूंकि मलाह प्रो एनडीए हैं, एनडीए के साथ हमेशा रहे हैं, तो मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ जाने के बावजूद भी 100% मलाह नहीं जाएंगे महागठबंधन के साथ। शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यादवों और मलाहों के बीच लड़ाई चलती रहती है घाटों को लेकर, तो बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी को तो मलाह नेता अपना मानते ही हैं। 50-60% मलाह वोट दिलवा सकते हैं और अच्छा उम्मीदवार चुनकर दिया मुकेश सहनी ने, तो अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है। अभी तक तो उनका विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ लड़े थे 11 सीटों पर, तो 4 जीते थे, चारों विधायक फिर बीजेपी में चले गए क्योंकि वो सब बीजेपी के नेता थे। इस बार तेजस्वी यादव अगर 20 सीट देते हैं तो उनके कितने उम्मीदवार होंगे, तेजस्वी यादव के उन सीटों पर कितने लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे, ये देखना तय होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 3 सीटें तो तेजस्वी ने दी थी मुकेश सहनी को, लेकिन सब उम्मीदवार तेजस्वी यादव के थे, मुकेश सहनी का कोई उम्मीदवार नहीं था। और आरोप भी लगा था कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के किसी नेता को टिकट नहीं दिया। कैसे देंगे, वो सीट ही थी आरजेडी की, उम्मीदवार भी आरजेडी के थे, उनके मान रखने के लिए तेजस्वी यादव ने दिया था आखिरी क्षण में। तो इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम पर अड़े हुए हैं। अब देखिए कल क्या ऐलान होता है। अगर तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा के रूप में घोषित होंगे तभी मुकेश सहनी डिप्टी सीएम घोषित होंगे, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके महागठबंधन चुनाव लड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मलाह वोटरों का फायदा भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है दिल्ली में, कल सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब महागठबंधन में भी कोई ज़्यादा पेंच नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है, तो उसका फायदा महागठबंधन को ही मिलेगा, तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्येश को। आपकी इस पे क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।